हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। देखिए, आज विज्ञान का हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। आप जानते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के यानी कि 24 घंटे विज्ञान के ऊपर ही हम निर्भर हैं या निर्भर होते जा रहे हैं। जो भी है उस चीज़ को आप देखते हैं कि उसके बिना हमारा जीवन अब संभव नहीं है। जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 24 घंटे में हम उससे ना गिरें। तो विज्ञान क्या है कि विज्ञान आप या देखे होंगे, सुने होंगे कि मानव स्वभाव को जैसे जैसे आवश्यकता होती गई उसने उन चीज़ों को खोजना शुरू किया, और आज हम नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ को खोज कर लेते हैं या बनाते हैं जिससे हमारा जीवन क्या हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, सकुशल हो जाए। लेकिन जितना ये विज्ञान हमें देता है उससे ज़्यादा कहीं हम इस वातावरण के लिए भी कुछ ना कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थों के रूप में बाहर कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ये दुखदायी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान आप जानते हैं, विज्ञान को साइंस कहा जाता है। साइंस को विज्ञान यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, स्पेशल। बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी कि कोई भी चीज है उसके बारे में जब हम विशेष ज्ञान रखेंगे तो वही चीज क्या हो गया, विज्ञान। विज्ञान की जो परिभाषा होती है उसे हम लोग कहते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब होता है सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सुसंगठित क्या है, सुव्यवस्थित क्या है और तार्किक क्या है। विज्ञान कोई भी कार्य करता है, यानी कि विज्ञान का जो भी चरण है, जो भी कार्य है, आप जानते हैं कि उस चरण के द्वारा, यानी कि उस चरण से दूसरे चरण में चले जाने पर या दूसरे कोई तरीके से प्राप्त होने पर बनाए हुए चीज़ों का उसमें कोई तत्वपरक चीज़ नहीं हो जाती है। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे तब तक हम कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो तर्क पर 100% जब खरा उतरेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विज्ञान कहते हैं, विज्ञान यानी कि विज्ञान के जो चरण होते हैं, यानी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की खोज कैसे हुई, या विज्ञान के बारे में उत्सुकता यानी कि जानने का जो ज्ञान होता है, उसी चीज़ को हम विज्ञान के रूप में पाते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये बस यानी कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो जब उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई तो उन्होंने इसके बारे में खोज किया। तो उन्होंने बाद में खोज करके बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर नीचे गिरती है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। फिर आता है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण, यानी कि विज्ञान के जो चरण होते हैं वो विभिन्न चरणों से गुजर करके विज्ञान का जो सार तय होता है, बनता है, उसी को वैज्ञानिक चरण कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण है। सबसे पहले कि जिज्ञासा यानी कि कोई भी चीज़ है कि जैसे फ्रिज में कोई वस्तु ठंडी रहती है, क्यों रहती है, हम उसका प्रश्न करते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। जैसे हम देखते हैं बर्फ जम जाती है, तो जिज्ञासा करेंगे और प्रश्न करेंगे। जब उस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिलेगा तब हम उसको क्या करेंगे, परिकल्पना करना शुरू करेंगे। यानी कि ऐसा कोई कार्य हो जाए या ऐसी कोई कार्य हो, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया अगर आकाश में उड़ती है
तो उस आकाश में उड़ने के बाद मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है? तो इसी प्रकार की जब तथ्य हुए तो राइट्स बंदे हवाई जहाज की खोज किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं दिया हुआ परिरक्षण, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें परिरक्षण करेंगे। फिर परिरक्षण करने के बाद हम देखते हैं अगला जो चरण होता है हमारा, वो होता है निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण। यानी कि जो भी कार्य किया जा रहा है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो निरीक्षण करते हैं उसको निरीक्षण करने के बाद हम देखते हैं विश्लेषण करते हैं कितना काम हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण का मतलब हम आप जानते हैं कि जो समानताएं होती हैं, जो चीज़ें समान होती हैं या जिनमें विशेष गुणधर्म होते हैं, उनको हम एक तरह वर्गीकरण कर लेते हैं, जिसके कारण से उनके अध्ययन के द्वारा हमें उस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में स्वतः ज्ञान हो जाता है। यानी कि एक वस्तु के पढ़ने से दूसरी वस्तु के बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आता है अब लेखन। अब लेखन जो होता है, अब लेखन का मतलब होता है कोई न कोई अब लेख तैयार करेंगे, कौन सा काम हमने कैसे किया था और कितना कितना काम किया था। जैसे आप देखे होंगे चीनी या शरबत मिलाते हैं, उसमें चीनी शरबत मिलाने का कोई तरीका नहीं। 1 गिलास पीना, 2 गिलास पीना, उतना डालिए। चीनी की मात्रा कोई निश्चित नहीं करते, 1 मुट्ठी डालिए, 4 चम्मच डालिए। इस प्रकार से हमें कोई कोई अवलेखन बनाना है। फिर पुनर्विचार, यानी कि जो भी काम अभी तक किया गया है उस पर हम पुनर्विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये काम जो हुआ सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष निकालना, यानी कि जो भी काम हमने किया उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये काम कितना टारगेट पर है, कितना सफल है, कितना नहीं। फिर इसके बाद करते हैं नए प्रयोग, यानी कि जब हम सारे काम कर लेते हैं, सबको हम मिला लेते हैं, बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर उस पर हम क्या करते हैं, नए प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं उनको हम वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण करते हैं। क्या करते हैं? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण करते हैं। तब तक आप सब लोग का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। हम आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है। अभी हमने बताया था कि दैनिक जीवन का मतलब है कि सुबह से लेकर के शाम तक जब भी हम सोते उठते बैठते जागते जो भी प्रयोग करते हैं लगभग वो विज्ञान की देन है। चाहे वो बेड हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी पीने का हैंडपंप हो, यानी कि कोई भी वस्तु है, ये क्या है जो लिखने का काम करते हैं, ये भी क्या है हमारा, ये साइंस की ही देन है। यानी कि जो भी हम व्हाइट बोर्ड प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ों को हम आप देखते हैं सुनते हैं लगभग वो विज्ञान की देन है। हम अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान का नित्य नए रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान सुबह होता है, पहले पानी पीने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें कुएं से पानी खींचना पड़ता था, या सिंचाई के क्या साधन रहते थे, राहट का प्रयोग किया जाता था, उसका प्रयोग किया जाता। लेकिन अब दैनिक जीवन में क्या हो गया कि सुबह उठते हैं हम समरसेबुल चला देते हैं, इसके बाद सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, नहीं सुबह क्या करते हैं, तकनीक की खोज करते थे, या बालू लेकर के लोग दांत को साफ करते थे। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन विज्ञान की देन बढ़ गया। लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान का हम आप जानते हैं कि हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने क्या बताया कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हमें ब्रश करना है, साबुन से हाथ धुलना है, नहाना है, कपड़े पहनना है। इस प्रकार की जो भी चीज़ों का निर्माण हुआ वो सब विज्ञान की देन है, जो हमें दैनिक जीवन में उपयोगी भी है। यानी कि दैनिक जीवन में उपयोगी भी है, ये सब सारी चीज़ें विज्ञान की देन के अंतर्गत ही आती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है परंपरागत एवं वर्तमान में विज्ञान की भूमिका। परंपरागत का मतलब क्या होता है, हम आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज यानी कि हमसे जो पहले थे, विज्ञान की इतनी खोज नहीं हुई थी, संसाधन कम थे, लोगों को कहीं भी आना जाना होता था, तो परंपरागत में क्या होता था, पहले बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, घोड़े गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, या इस प्रकार से जिसे हम सब लोग देखे होंगे कि लकड़ी के उठा करके कोई बीमार हो जाता था तो चारपाई को लाद करके लकड़ी में बांध करके जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता। तो ये हमारे हैं परंपरागत ट्रेडिशनल। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया विज्ञान की भूमिका में, हम आप देखते हैं कहीं भी हमें जाना होता है तो आराम से हम अपने संसाधन के हिसाब से कि हमें मोटरसाइकिल से जाना है, कि ट्रेन से जाना है, कि बस से जाना है, कि हवाई जहाज़ से जाना है,
तो इस समय जो हमारे यातायात के साधन हैं ये क्या हो गए, सुचारू रूप से बढ़ गए हैं और हमें कहीं भी जाना आना होता है तो हम कुछ समय से लेकर के कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। ये तो हो गई हमारी परंपरागत और वर्तमान यातायात। फिर इसके बाद आप देखें कृषि में, जो कृषि में क्या हुआ, कृषि में हम आप जो कृषि में क्या हुआ, कृषि में पहले क्या होता था, बैल का प्रयोग किया जाता था परंपरागत में। यातायात हो गया, यातायात में अभी हमने क्या बताया, यातायात में क्या बताया गया कि पहले जो क्या होता था, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते हैं, घोड़ा, ऊंट आदि का प्रयोग किया जाता था, साइकिल का प्रयोग किया जाता था या पैदल लोग जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया यातायात में, अब इसमें यातायात में क्या हो गया, इस यातायात में हम आप क्या किए, रेल, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, आदि का प्रयोग करने लगे। अब इसके बाद देखते हैं कृषि में। कृषि में देखिए, कृषि में क्या हो गया, अब कृषि में क्या हुआ, पहले जब भी खेतों को जोतना, किसी सामान को, भारी वाहन को ले जाना या कुछ भी होता था तो बैलगाड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। और बैलों से खेत की जुताई किससे होती थी, जुताई किससे होती थी, बैलों से होती थी। किससे होती थी, बैलों से। अब क्या हो गया, खेत की जुताई किससे की जाती है, ट्रैक्टर से। अब वर्तमान समय में खेत की जो जुताई करते हैं हम किससे की जाती है, जुताई करते हैं ट्रैक्टर से। आप सब लोग देखे होंगे कि ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब बैल तथा इस प्रकार की चीज़ों का धीरे धीरे अब अपने यहाँ गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है खाद बीज। खाद बीज, खाद और बीज, पहले क्या करते थे हम सब लोग खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में एक फसल लेते थे या कभी कभी 2 फसल लेते थे, या पहले समय में खेतों को जो है एक साल बोया जाता था, यानी कि एक फसल लिया जाता था, दूसरी फसल को छोड़ दिया जाता था जिससे उत्पादन अच्छा मिले। और उस समय उत्पादन भी बहुत अच्छा नहीं होता था, देश को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था अपने देश को भोजन के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, जब खाद बीज की व्यवस्था हो गई, उस समय खाद बीज में क्या करते थे, गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था। और जो बीज होते थे वो अच्छे नहीं होते थे, जो बीज होते थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, उनका उत्पादन अच्छा नहीं होता था। अब क्या हो गया, उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, उर्वरक का प्रयोग होने लगा, अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। और सिंचाई के साधन, जो सिंचाई के साधन थे, पहले सिंचाई के साधन क्या होते थे भाई, पहले सिंचाई के साधन में हम आप सुने होंगे, कहीं कहीं अभी भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, राहट का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता, राहट का। और किसका प्रयोग किया जाता था, राहट का प्रयोग करते थे, या जिसे कहते दोगला। दोगला होता था, इससे तालाबों से पानी ढो करके, यानी कि ऊपर खींच करके खेतों को पहुंचाया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो गया सिंचाई के साधन, हम आप देखते होंगे ट्यूबवेल, ट्यूबवेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया। इसके बाद देखेंगे कि नहरों का प्रयोग बहुत अधिक होता है इस समय, नहर हो गया। और हम आप देखते होंगे समरसेबुल, समरसेबुल के साथ साथ क्या हो गया, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का भी प्रयोग होने लगा। क्या हुआ, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का भी प्रयोग होने लगा। फिर इसके बाद देखते हैं मनोरंजन। मनोरंजन में हम आप क्या देखते हैं कि मनोरंजन जो पहले होते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे उस समय, हम आप जानते हैं कि मनोरंजन में जो है
उस समय क्या किया जाता था मनोरंजन में, उस समय मनोरंजन में लोग नौटंकी, कठपुतली यानी कि परंपरागत में क्या करते थे, नौटंकी की किया जाता था और कठपुतली चलती थी। नौटंकी, कठपुतली और नाटक का प्रयोग होता था। अब मनोरंजन के क्या हो गए, हम आप देखते होंगे कि सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, टीवी पर भी सारे कार्यक्रम आते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मनोरंजन में रेडियो, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब चीज़ों प्रयोग होने लगी। रेडियो, ट्रांजिस्टर और साथ साथ हम देखते हैं कि सिनेमा हो गया, वीडियो गेम हो गया, डीवीडी। अब लेकिन डीवीडी का प्रयोग कम हो गया। रेडियो, टीवी और वीडियो गेम आप देखेंगे। अब सारे कार्यक्रम हम मोबाइल पर ही देख लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम आता हो कहीं पर भी, हमारे पास नेट की व्यवस्था होती तो हम मोबाइल से ही सारा कार्य कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है मनोरंजन के बाद हम देखते हैं कि मनोरंजन के बाद होता है संचार। संचार का माध्यम क्या था, संचार का मतलब होता है कि जो आवागमन के यानी संदेश के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, संचार में हम देखते हैं संचार में क्या था, संचार में संदेश भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता था। संदेश भेजने के लिए पहले आप सब लोग सुने होंगे कि कबूतर का प्रयोग करते थे। किसका करते थे, कबूतर का प्रयोग करते थे या डाक द्वारा होता था। किसके करते थे, डाक सेवा और साथ साथ संदेशवाहक जाता था। संदेशवाहक और डाक सेवा। लेकिन अब संचार व्यवस्था के माध्यम से आप देखेंगे कि मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, यानी कि हम बैठे बैठे अपने घर में किसी से भी फेस टू फेस कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यानी किसके, मोबाइल के द्वारा या विभिन्न प्रकार के अन्य माध्यम है जो कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर लेते हैं। इसमें क्या आता है आपका टेलीफोन, मोबाइल, मोबाइल हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं फैक्स और ईमेल हो गया, कंप्यूटर, टेलीग्राम हो गया और इंटरनेट। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम तत्काल सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान को दे देते हैं। ये संचार के माध्यम हो गए। फिर आप देखिए, ये इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, अब देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, पहले नाड़ी देखी जाती थी। यानी कि जो वैद्य लोग होते थे वो नाड़ी देखते थे, नाड़ी देख करके जो है लोगों का उपचार करते थे। देखिए परंपरागत क्या होता था, नाड़ी को वैद्य लोग देख करके जो है दवा देते थे। नाड़ी के द्वारा देख करके जो है चिकित्सा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब देखे होंगे कि ब्लड जांच, मलमूत्र, एक्सरे, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि के माध्यम से जांच करके चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं आई और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के माध्यम से चिकित्सा सरल हो गई। फिर इसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि उपचार में क्या करते थे,
उपचार में उस समय जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था। पेड़ पौधे की जड़ी बूटी थी, जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था। अब क्या करते हैं, दवाओं का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग होने लगा है। फिर इसके बाद हम आप देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। फिर देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति हुई। पहले शिक्षा जो है सिर्फ विद्यालय शिक्षा थी, यानी कि परंपरागत शिक्षा जो होती थी उसको गुरुकुल शिक्षा कहते थे। क्या कहते थे, गुरुकुल शिक्षा कहते थे। जो पुराने समय में होता था वो क्या होता था, गुरुकुल शिक्षा होती थी। वहाँ किसी खुले मैदान में, बाग में, गार्डन में, वहाँ पर क्या होता था, शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब शिक्षा का जो माध्यम हो गया, कौन सा माध्यम हो गया, गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल शिक्षा दी जाती, जिसे परंपरागत शिक्षा कहते हैं। अब क्या हो गया, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो भी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईडुसेट, ईडू, अब देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईडुसेट, यानी ईडुसेट के द्वारा शिक्षा को पढ़ाने के लिए दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के विषय विशेषज्ञों के द्वारा शिक्षा ले सकते हैं। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में क्या, यूट्यूब का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ और यूट्यूब के द्वारा शिक्षा देने का सबसे कार्य अधिक किया गया है। किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अब आगे हम देखते हैं, शिक्षा हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में हम आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में पहले क्या प्रयोग थे। पहले जो अंतरिक्ष का था उसमें हम आप क्या करते थे कि साधारण दूरबीन या वेधशालाएँ थी, साधारण दूरबीन या वेधशालाओं से ही उसका अध्ययन करते थे। साधारण दूरबीन, साधारण दूरबीन और वेधशालाएँ। साधारण दूरबीन और वेधशालाओं के द्वारा ही अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय क्या हो गया, हम आप देखते हैं कि चंद्रयान, यानी कि कई प्रकार के रडार और मंगलयान आदि के द्वारा इसमें कार्य किया गया है। पहले क्या होता था, अब आप देखिए, इसे उतार कर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में, पहले की रक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था थी, यानी कि अपने राज्य को रक्षा के लिए लोग क्या करते थे, पहले राजा महाराजा होते थे, उनके रक्षा के लिए क्या होती थी, तीर कमान तलवार होते थे, भाला होते थे। रक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, पहले रक्षा के क्षेत्र में हम आप जानते हैं कि किसका प्रयोग किया जाता था, तीर कमान। तीर कमान के बाद भाला, तलवार, तीर कमान, भाला, तलवार, गदा आदि का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, गदा आदि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि रक्षा के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में हम आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि धीरे धीरे बढ़ गया। बंदूक, यानी कि पहले बंदूक आया,
फिर पिस्टल आना शुरू हो गया, पिस्तौल। फिर इसके बाद आप देखे होंगे कि पिस्तौल के बाद क्या आ गया, तोप आ गई। तोप के बाद क्या आ गया, टैंकर। टैंकर के बाद क्या आ गया, मिसाइल। मिसाइल के बाद क्या हो गया, परमाणु बम, यानी कि परमाणु बम। अभी आप देखिए कि रक्षा के क्षेत्र में जो पहले होता था, जो राजा महाराजा होते थे, वो सब लोग अपने सैनिकों को तीर कमान की व्यवस्था करते थे, भाला तलवार की व्यवस्था करते थे, गदा के द्वारा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बंदूक की व्यवस्था हुई, पिस्तौल की हुई, फिर तोप की व्यवस्था हो गई, और टैंकर तथा मिसाइल की व्यवस्था हो गई, और परमाणु बम। हम आप जानते हैं ये कितने खतरनाक हैं, अगर कहीं पर भी छोड़ दिए जाते हैं तो कुछ सेकंड में ही पूरा देश का देश भी तबाह हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट